फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भौतिक और रासायनिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, वह है पदार्थ। इसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पदार्थ के जो विभिन्न दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से उसके प्रकार है उसके बारे में, और भौतिक दृष्टि से जो प्रकार है पदार्थ के, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पदार्थ के जो भी वर्गीकरण है, जितने भी उसके ब्रांचेस है, इसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगा। इसीलिए इससे आपको जो आप 7 से लेकर 12 तक के जो भी आपके रासायनिक विज्ञान हो या तो भौतिक विज्ञान हो, इस रिलेटेड चैप्टर्स जो होते हैं पदार्थ रिलेटेड, आपको इसकी जानकारी मिलेगी, लिंक मिलेगी। और दोस्तों, ये केवल एकेडमिक ईयर 7 से लेकर 12 वालों के लिए ही आवश्यक नहीं है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस वीडियो के माध्यम से पदार्थ की संपूर्ण वर्गीकरण जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन को, सो दैट आपको ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द चैप्टर। तो पहले ये जो है 9th स्टैंडर्ड के हमारे आसपास के पदार्थ है, इस पर से सारे पॉइंट्स है। आपको 9th स्टैंडर्ड के हमारे इस वीडियो के बाद 9th स्टैंडर्ड के जो हमारे आसपास के पदार्थ है, इसे देखने नहीं पड़ेंगे, आपको सारे डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेडी हो जाओ। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ के कण के लक्षण, पदार्थ के वर्गीकरण, भौतिक संरचना की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, प्लाज्मा क्या है, उसके बाद बीस, ये जो है पदार्थ के दो नए अवस्था है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है, कठिन या तो आप ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हमें पता है, लेकिन इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्लाज्मा और ये बीसी की। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के कारक कौन से हैं, किस कारण पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जो दाब और तापमान होता है, उसमें तापमान की कितने तापमान में कौन से तापमान है जिससे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ के गुण, और लास्ट जो पॉइंट है, गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पदार्थ क्या है। पदार्थ की परिभाषा, वह कुछ भी चीज जिसमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे हमें एक से अधिक इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ मीन्स फ्रेंड्स, जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास की चीजें। इंद्रिय मीन्स आपको पता होगा, हमारे आंख, कान, जो जीभ होते हैं, हमारे जो चर्म होते हैं, ये सारे इंद्रिय है। तो इसके जरिए हम कुछ भी अनुभव करते हैं, तो इसे हम अर्थ में, अगर सामान्य अर्थ कहेंगे, उसमें पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास हवा, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, रेत, चांदी, स्टील, लोहे, लकड़ी, बर्फ वगैरह वगैरह, ये सारे पदार्थ कहलाएंगे। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, क्या हवा भी पदार्थ है? क्योंकि हवा तो दिखता नहीं है हमारे आंखों से, लेकिन हवा को बच्चों हम स्पर्श का, हवा जो है हमारे अगर स्पर्श में आए तो हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हवा भी क्या कहलाएगा? पदार्थ। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिनका निश्चित मास होता है। मास मीन्स घनत्व, जिस पर दबाव लगा सकते हैं, भौतिक प्रतिरोध का उत्पादन कर सकते हैं, तथा जिसका अस्तित्व हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो ये तो सामान्य अर्थ में है। तो फ्रेंड्स, 7वीं से लेकर आप 12 तक के जो पदार्थ के बारे में जो चैप्टर्स आते हैं, उसमें मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूं पदार्थ क्या होते हैं। छोटे बच्चे भी इसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास के जितने सारे वस्तुएं होते हैं, उन वस्तुओं जो मूल तत्व से, जो मूल चीजों से बने होते हैं, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे कि एक बेंच है, बेंच क्या है? एक वस्तु है। बेंच किस चीज से बना हुआ है? तो लोहे से बना हुआ है, दैट्स व्हाई लोहे इज पदार्थ, लोहे को हम मेटल कहेंगे। तो वैसे ही है, अगर लकड़ी का कुछ टेबल है, तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है, और जो टेबल है वस्तु है। तो हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं होते हैं, वे किसी ना किसी पदार्थ से बने रहते हैं, इसीलिए वह जो वस्तु है उसे भी हम पदार्थ कह के कि भाई ये इस पदार्थ से बना हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, पदार्थ के परिभाषा को समझ लेते हैं। पदार्थ, अगर आपको परिभाषा पूछा है तो आपको ऐसे बताना है, पदार्थ
को परिभाषा में कह सकते हैं कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो और कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, मीन्स वॉल्यूम हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने एक कार ले लिया, तो कार क्या है, उसका कार को अगर हम वजन करेंगे तो उसका वजन तो है ही, ठीक है, मास है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी है, मीन्स जगह कितना है। तो फ्रेंड्स बच्चों, क्या हम भी पदार्थ है? हाँ, हम भी है, क्योंकि हमारे भी मास है, हमारी वजन है, उसके साथ साथ हम जगह भी लेते हैं, ठीक है। और ये जो पदार्थ की बातें हैं, ये काफी पुराने समय से भी हमारे मुनि ऋषियों ने भी हमें बताया है, बुक्स में भी लिखे हैं कि हमारे जो पूरा विश्व बना हुआ है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, भले मानव जीवन हो कि कुछ भी हो। 5 तत्व कौन से हैं? जैसे जल, वायु, आकाश, अग्नि और जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। ये जो 5 तत्व है, इस 5 तत्वों को पदार्थ, लेकिन हमारे रासायनिक और भौतिक विज्ञान में इसका थोड़ी सी बड़ा डेफिनेशन दिया गया है। केवल इन 5 तत्वों को छोड़कर भी और बहुत सारे पदार्थ के बारे में हमें संक्षिप्त विवरण दिया गया है और बताया गया है, और इस रिलेटेड बहुत सारे अध्याय भी हम पढ़ेंगे। तो समझ गए आप? एक तो पदार्थ को समझने के लिए आपको देखना है कि क्या भाई इसकी मास है, वजन है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट देखना है क्या इसकी वॉल्यूम है, मीन्स क्या ये जगह घेरता है, तो आपको मार्क करना है हाँ ये पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पदार्थ की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। कोई भी आप एक चीज ले लो, जैसे आप शक्कर ले लो, या तो आप चीनी का एक ले लो, या तो मिश्री ले लो, या तो कोई भी एक सॉलिड मीन्स ठोस पदार्थ ले लो। कोई भी पदार्थ में क्या होता है, बहुत उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको आप जब तोड़ने लगोगे तो आपको देखा पाउडर जैसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों से बनके क्या बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। ये सारे कण क्या करते हैं, परस्पर को खुद के तरफ आकर्षित करके रखते हैं, इससे क्या बनता है, पदार्थ बनता है। वैसे ही आप पानी की भी बात कर, द्रव की भी बात कर लो, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से ये जल बनता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, ये कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे 9th की बुक में है। अगर आप एक छोटी सी पोटेशियम पेरामैंगनेट की अगर एक छोटी सी आप चीज ले लो, क्रिस्टल ले लो, उसको अगर पानी में डालो तो क्या होगा, पूरे पानी को रंगीन कर लेगा। कौन से कलर का कर लेता है, पिंक कलर का। तो ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि पदार्थ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। अगर तीसरा भी, अगर और एक एग्जांपल हम देखें कि पानी की अगर एक ग्लास है, उसमें आप नमक के अगर कुछ 1-2 चम्मच डालते हो, तो आप देखिएगा पानी का जो मात्रा है बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपने नमक डाल दिया तो उसकी जो मात्रा है, ग्लास की लेवल थोड़ी सी ऊंचा हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों? उतने ही पानी में क्या होगा, वो विलयन हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और मात्रा क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पानी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जगह होते हैं जहां पे जाके ये जो लवण के छोटे छोटे कण क्या हुए, स्थान ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के बीच में स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। ये कैसे होता है कि देख लो कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास है, उसके ऊपर अगर हम एक इंक डालते हैं, इंक के ड्रॉप डालते हैं, या तो पोटेशियम पेरामैंगनेट की एक क्रिस्टल इसमें डालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप क्या होगा, खुद ही मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। आपको देखना है 2-3 मिनट्स के बाद पूरी पानी क्या होगा, या तो अगर इंक डाले होंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर पोटेशियम पेरामैंगनेट का आपने क्रिस्टल डाला है तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके जो कण होते हैं निरंतर घूमते रहते हैं, और अपने आप ही उसने क्या, ये जो कण घूमने से इन्होंने क्या किया, ये पोटेशियम पेरामैंगनेट को, या तो ये जो इंक के ड्रॉप था उसे क्या किया, अपने आप मिला लिया। तो बच्चों ऐसे ही द्रव से या तो किसी दो पदार्थों का अपने आप से मिलने को विसरण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विसरण किसे कहते हैं, आप इस 3rd नंबर पॉइंट जो है इससे आप जान सकते हैं कि जो अगर पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि कण निरंतर घूमते रहते हैं, इसीलिए क्या होंगे, पदार्थ अपने आप मिल जाएंगे, दो पदार्थ, और इससे क्या होता है, विसरण कहेंगे। नेक्स्ट होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप एक रबर बैंड ले लें, ठीक है, उस रबर बैंड को आप क्या करें, खींचने की प्रयत्न करें। खींचने पर आप ये खींच मीन्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो फिर से अपने परिस्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखने से ही ये क्या, इसके घनत्व होता है और इसके वॉल्यूम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा
जो अलग अलग अवस्थाएं होते हैं। ठोस में कणों का आकर्षण बल ज्यादा होता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो द्रव होते हैं उसमें कणों का आकर्षण बल ठोस के ठोस से थोड़े से कम होते हैं, और जो गैस होते हैं उसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे पदार्थ के लक्षणताएं या तो विशेषताएं, आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अभी जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था कि ये जो द्रव होता है या तो पदार्थ होता है, उसके वर्गीकरण को लेकर बहुत चिंताएं होते हैं। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे और 10th के बच्चे भी पूछते हैं कि सर इसके प्रॉपर, क्योंकि एक लिंक नहीं मिलता कि बच्चे अगर परमाणु के बारे में पढ़ रहे हो या तो यौगिक कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हो, मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हो, तो उनको पता नहीं चलता है कि ये जो मिश्रण है टॉपिक कहाँ से आया है। तो ये जो आपके लिए दिया गया है वर्गीकरण की ये चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है, इससे हमें पूरा पता चल जाएगा और एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये जो पदार्थ या द्रव है इसे मुख्यतः दो दृष्टि से विभाजित किया गया है। एक होता है भौतिक दृष्टि से और दूसरा होता है रासायनिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से मीन्स कैसे दिखता है बाहर से, ठीक है, उसमें अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति हो तो दिखने में अलग होता है, लेकिन उसका अंदर का जो सोच होता है वो अलग होता है। आप देखने से बोल सकते हो कि भाई ये बढ़िया है, हैंडसम है, अच्छा है, ठीक है, गुड नेचर का है, आप देख के बोल सकते हो, लेकिन अंदर अंदर वो क्या सोचता है आपको कुछ दिन उसके साथ वक्त बिताने पर चलता है कि भाई अंदर में सच में ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें होते हैं कि जैसे देखते हैं हम, उस दृष्टि से अगर पदार्थ की वर्गीकरण करें, और रासायनिक संरचना मीन्स अंदर से वो किस हिसाब से बना हुआ है इसके दृष्टि से करें, तो यहाँ पे ऐसे दो प्रकार के हम विभक्तिकरण करेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है ना, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के साथ साथ और भी दो हैं जो कि इस टॉपिक में मैं चर्चा करेंगे। एक है गैस के बाद का जो अवस्था होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस के पिछला अवस्था, ठोस को और ठंडी किया जाए, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन। केल्विन का भी मैं आपको बताऊंगा कि जो केल्विन होता है वो होता है असली जीरो, मीन्स सच में जीरो की अवस्था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जीरो केल्विन और सेल्सियस से आपको क्या पता चल जाएगा, जैसे कि बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में कठिन अवस्था में आ जाता है, जल बर्फ की अवस्था में, वैसे ही जो बीसी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडीशन होता है, और ठोस को और -273.15 डिग्री गर्म ठंडा करने पर जो 0 की लेवल पे आता है, 0 केल्विन, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, जाके ओ बी ई सी, बोस आइंस्टाइन कंडीशन लेवल पे जाएगा। ये हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण की पदार्थ अंदर अंदर कैसे बना हुआ है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है विशुद्ध या मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में फिर से आते हैं तत्व और यौगिक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये पूरे रासायनिक के जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो भौतिक पार्ट है, भौतिक वर्गीकरण, और इसके अंदर में जो जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था 9th के फर्स्ट चैप्टर में है, हमारे आसपास के जो पदार्थ है इसमें पूरे भौतिक वर्गीकरण, भौतिक के हिसाब से दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण और उसके बारे में डीपली लिया गया है, तो इससे हम चर्चा करेंगे। और लेकिन यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण को भी थोड़े से देख लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ मीन्स एक ही चीजों से, एक ही परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, शुद्ध को दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व जो होते हैं एक ही परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने शुद्ध बोला, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर तोड़ोगे उसको तो आपको एक ही जैसे परमाणु मिलेंगे या तो अणु मिलेंगे, तो उसे शुद्ध कहते हैं। उसमें तत्व आता है और आता है यौगिक। ये तत्व और यौगिक क्या होता है, तत्व जो होता है एक ही परमाणु से बने होते हैं। यौगिक क्या होता है, ये दो या दो से अधिक परमाणु से बने रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो यौगिक है, मिश्रण है, ये दोनों को अगर डेफिनेशन बोले तो इसमें मिश्रण क्या दो से अधिक चीजें मिलते हैं और यौगिक में भी दो से अधिक चीजें मिलते हैं। लेकिन यौगिक क्या है, जब बन जाता है तब जो पुराने चीज मिले होंगे उसके गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता, या तो इसको सामान्य भौतिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते इस यौगिक को। लेकिन मिश्रण जो है इसमें क्या होता है, जो चीजें मिले होंगे उनके गुण ही दिखाता है, ठीक है।
तो इसलिए ये क्या है, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को रखा गया है, और जो मिश्रण में ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को रखा गया है। तो यहाँ पे तत्व में धातु आएंगे, अधातु आएंगे, उपधातु आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड आएंगे, ठीक है, यौगिक आएंगे जिसे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें नहीं लेता हो इसको हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भौतिक की दृष्टि से पूरे पदार्थ का वर्गीकरण क्या है इसको हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो है सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था, उसके बाद लिक्विड मीन्स द्रव अवस्था, गैस, उसके बाद और इसको गर्म करें करीबन 10,000 केल्विन तक। जब हम इसको गर्म करेंगे तब आयोनाइजेशन होके इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अलग हो जाएंगे, इसके ऊपर हम गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद बीईसी जो होता है बोज आइंस्टाइन कंडेंस्ड, इसको भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वही है कि हम पहले बचपन में पढ़ते थे 3 जो अवस्थाएं होते थे, अभी बोलेंगे 5। ठोस के पहले एक जो होता है बीईसी, और ये जो गैस के बाद एक जो होता है प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठोस अवस्था, जो अवस्था आपको अच्छे से पता है। ठोस अवस्था क्या होता है पदार्थ के? ठोस अवस्था या ठोस पदार्थों में पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, आप अगर इसको ठोस वस्तु है, अगर आप इसको बिखारने की या तो आप अलग करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, ये बहुत टाइट होता है। अगर हथौड़े से या किसी से आप तोड़ोगे तब जाके ये अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं परस्पर आकर्षण बल इनकी ज्यादा होती है। ठोस की विशेषताएं क्या होते हैं? ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस में संपीड्यता या तो कॉम्प्रेसिबिलिटी नगण्य होती है। ठोस के उदाहरण है पत्थर, ईंट, बर्फ आदि। तो बच्चों ये जो होता है, देखो यहाँ पे कण दिए गए हैं, ये ठोस है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कण होते हैं, आपको ये जो है सारे कण है। ठीक है, तो ये जो कण होते हैं ये आपस में इतने आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप कंप्रेस मीन्स आप दबाओगे तो भी ये नहीं होगा, इसको खींचोगे स्ट्रेच करोगे तो भी ये नहीं होगा। ठीक है, इसको खाली हम तोड़ सकते हैं चीजों को किसी हथौड़े या ऐसे। और इसका जो होता है आकार, जो आकार होता है इसका निश्चित होता है। ठीक है, आकार इसकी निश्चित होती है, और इसकी आकार, आकृति, शेप, साइज इसकी सेम होता है। आयतन भी सेम होता है। आयतन मीन्स इसका चेंज नहीं होगा। जितना जगह भाई आप यहाँ पे से देखो जैसे दिखता है, जो साइज है, जो शेप है, साइज मीन्स आकार, शेप मीन्स आकृति, और जितना जगह घेरता है आयतन इसका जितना है। आप कहीं पे भी ऐसे कठिन वस्तुओं को या तो ठोस वस्तुओं को लेके जाओ, इसकी आकार, ठीक है, ध्यान पे दे दो, आकार, आकृति और आयतन। आकार, आकृति और आयतन ये तीनों में चेंज नहीं होंगे। किसके? आकार, आकृति, यहाँ पे आकृति नहीं लिखा गया है, लेकिन आकार, आकृति और आयतन ये तीनों में चेंज नहीं होंगे। और ये जो ठोस होता है इसके कण क्या होते हैं? परस्पर के तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इसके आकार, आयतन और आकृति में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है ना, इसके जो कण होते हैं द्रव अवस्था में, ठोस के कण से थोड़े से कम आकर्षण बल रखते हैं। ठीक है, और इसके क्या होता है? आकार और आकृति चेंज होता है, ये दोनों चेंज होते हैं, लेकिन इसके जो मास है, वस्तुत्व है और आयतन है, इसमें चेंज नहीं होता। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने बताया था ठोस का, इसका भी वस्तुत्व में, वस्तुत्व मीन्स भार, वजन में। ठीक है, हम 4 चीजों को देखेंगे, आकार, आकृति, आयतन और वस्तुत्व। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? वस्तुत्व में भी चेंज नहीं होता, मीन्स मास में जितना भाई वजन हो, वजन में भी चेंज नहीं होगा। वैसे ये जो द्रव अवस्था होता है इसमें 2 में चेंज हो जाएंगे, आकार और आकृति में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एरिया है मीन्स आयतन है और वस्तुत्व है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज नहीं होंगे? जो आकार है, आकृति चेंज हो जाएंगे। आकार ले लो,
या तो आकृति ले लो, ये चेंज हो जाएंगे आकृति। और आयतन क्या क्या चेंज नहीं होंगे, आयतन और वस्तुत्व इसमें चेंज नहीं होंगे। तो 4 पॉइंट्स को नजर में रखकर हम लोग इसकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके जो कण देख लो, जैसे जल होते हैं, दूध होते हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हम याद रखेंगे, ठीक है। एक तो इसके जो कणों के आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल होते हैं और किसके तुलना में, कठिन की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसकी आकृति और आकार चेंज होते हैं, आकृति और आकार चेंज होते हैं। इसका अर्थ है कि आप कोई भी पात्र में जल को अगर अलग अलग पात्र में आप रखो तो जिस पात्र में भी जाएंगे वही आकार ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसके आयतन सेम होता है भाई, क्षेत्रफल जो है, जितना क्षेत्र गिरना चाहिए वो तो उतना ही गिरेगा, ठीक है। और इसकी मास जो वस्तुत्व होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। ठोस में हमने क्या पढ़ा और अपने द्रव में क्या पढ़ा। नेक्स्ट चलता है गैस की अवस्था। इसको भी 5 दृष्टि से देखते हैं। इसके जो कण होते हैं इसके आकर्षण बल द्रव के अपेक्षा और भी कम होते हैं, ठीक है। ये बिखर जाते हैं, इसके कण क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और ये जो होते हैं इसकी आकार आकृति ये भी सेम नहीं होते, ठीक है। इसके आकार आकृति सेम नहीं होते। लेकिन जो आयतन होता है, आयतन भी सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आप कितने भी बड़े पात्र लो उस पात्र में पूरे बिखर जाएंगे, ठीक है। अगर 1 किलो का एलपीजी गैस है, अगर आप 1 किलो के बाटले में रखते हो तो भी वो पूरा फैल जाएगा। अगर इसको 5 किलो के बाटला में रखो तो भी ये फैल जाएगा, क्योंकि ये गैस होते हैं। और इसके कण क्या होते हैं, परस्पर मुक्त जैसे होते हैं, पूरे मुक्त नहीं होते, लेकिन तरल की अवस्था या तो द्रव की अवस्था और अवस्था से तुलना में और भी क्या होते हैं, खुल के रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, फिर से मेरे साथ बोलिए। इसकी जो कणों की आकर्षण बल है द्रव की अपेक्षा बहुत कम है। और इसके आकार, आयतन, आकार, आकृति और आयतन ये तीनों क्या होता है, शेप, साइज और जो एरिया होता है ये तीनों फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है। ये फैल जाता है। और जो इसकी मास होता है, वस्तुत्व होता है, लेकिन वो क्या होता है, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों को देख लिया, ठोस, द्रव और गैस। और तीनों को हम 5 चीजों में, 5 पॉइंट्स में हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो आकर्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम। उसके बाद हमने देखा कि जो आकार, आयतन, आकृति और आयतन, आकृति और होता है चौथा मास, ये चारों को तुलना करके हमने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके बाद गैस के बाद हम प्लाज्मा, एक और एक स्थिति है जो कि गैस के बाद आता है, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे। और ये पदार्थों के जो बीच में अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं इस पॉइंट्स को भी हम देखेंगे आगे जाके। तो प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा एक गर्म आयनिक गैस है जिसमें धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की लगभग बराबर संख्या होती है। प्लाज्मा की विशेषता सामान्य गैसों से काफी अलग है, इसलिए प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि प्लाज्मा विद्युत रूप से आवेशित कणों से बने होते हैं, इसलिए वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से काफी प्रभावित होते हैं, जबकि सामान्य गैस ऐसा नहीं करते। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है। तो ये जो होता है प्लाज्मा, इसकी वीडियो इसके बाद देखेंगे। इसकी वीडियो ये है कि प्लाज्मा एक गर्म आयनिक गैस होते हैं। जब गैस को आप 10,000 केल्विन ऊर्जा देते हो, इसको गर्म करते हो, उतना तापमान देते हो, तो क्या होता है, इसके जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाहर घूमते रहता है। तो इसके क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो अपने अपने न्यूक्लियर के बाजू में घूम रहे थे अभी वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एक साइड पूरा मीन्स ये जो होता है पूरे इलेक्ट्रॉन्स अलग होके ये प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस है उसके पास पास चले जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से बहुत एनर्जी बढ़ जाता है और ये क्या होता है, बहुत ज्वलनशील, जैसे कि पूरा उज्जवल जो फ्लोरोसेंट लाइट्स होता है, या तो प्लाज्मा का यहाँ पे भी एक देखो, ये प्लाज्मा जो है कटर है,
ठीक है। इसमें से इतनी गर्म ये होता है कि लोहे को भी काट लेता है, ग्लास को भी काटता है, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो चतुर्थ अवस्था है 10,000 केल्विन, आपको मैंने बता दूं कि 1 केल्विन जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बर्फ होता है, लेकिन -273.15 को हम केल्विन कहेंगे। और यहाँ पे बच्चों 10,000 केल्विन में जब इसको हम गर्म करेंगे गैस को, तब क्या होगा, आयनीकरण होके ये प्लाज्मा में परिवर्तन हो जाएगा। आपने प्लाज्मा टीवी भी देखा होगा, ये प्लाज्मा कटर है, ठीक है। ये मेल्ट होकर पानी बनती है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी स्टेट में परिवर्तन हुआ है। ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल गई है। आप जानते हैं कि सॉलिड में सभी पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में भी पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स होती है। लेकिन ये उनके कंटेनर का शेप ले सकते हैं। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये किस स्टेट में बदलता है? रुकिए, सोचिए, और जब रेडी हो तो कंटिन्यू कीजिए। आंसर है, पानी लिक्विड से गैस में इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स बनती हैं। गैस के पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और ये कंटेनर के शेप और वॉल्यूम में ढल सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस की गैसियस फॉर्म को हम लगातार हीट देते रहें तो इनकी स्टेट में एक और चेंज हो सकता है। ये सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट से मैटर की चौथी स्टेट में चले जाते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा स्टेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जब हीट प्रचुर मात्रा में हाई होती है तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। हालांकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फिर भी ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल होती है, क्योंकि दोनों तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स बराबर मात्रा में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण सब्सटेंसेस अपनी प्लाज्मा फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा की यही प्रॉपर्टी इन्हें गैसेस से अलग करती है। सभी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, जबकि प्लाज्मा करती है। प्लाज्मा के प्राकृतिक स्वरूप हैं बिजली और नॉर्दर्न लाइट्स। पृथ्वी से दूर चलें तो तारे भी प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वास्तव में तारे सिर्फ प्लाज्मा के गर्म गोले ही होते हैं। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइंस में भी प्लाज्मा होती है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब में मरकरी वेपर और नियॉन साइंस में नोबल गैसेस में एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये गैसेस को इतना हीट कर देता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होने लगते हैं, जिससे प्लाज्मा क्रिएट होती है। प्लाज्मा स्क्रीन टीवी मैटर की इसी स्टेट के कारण संभव हुए हैं। प्लाज्मा स्क्रीन हजारों छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। ये 3 फ्लोरेसेंट लाइट इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, जो कि लाल, नीला और हरा रंग एमिट करती हैं। इन तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई भी रंग मिल सकता है। यही कारण है कि हम स्क्रीन पर सभी रंग देख सकते हैं। सेट ये क्या होता है ना, सत्येंद्र नाथ बोस और जो देखे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर, पहले तो ये चर्चा इसकी जो लोकलोचन में पहले सत्येंद्र नाथ बोस लाए थे, इसके बाद इसको जो समीक्षा थी इसको आइंस्टाइन ने किया था। तो ये क्या होता है, ये कठिन से पूर्व अवस्था होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण 2 श्रेणियों में से रखा जाता है, एक तो फार्मियन और दूसरा होता है बोसन्स। ये जो बोसन्स होते हैं ऐसे होते हैं कि इनके जो कण होते हैं एक ही प्रकार के, इनके जो कण होते हैं एक ही प्रकार के क्वालिटीज रखते हैं, ठीक है। ऐसे में जो कठिन बोसन्स है, इसमें भी हम वीडियो देखेंगे कि अलग अलग एक पदार्थ है, उसमें अलग अलग बहुत सारे परमाणु होते हैं और उन परमाणु में न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं और उनके चारों बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। एक पदार्थ में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन इसको जब हम एक 0 डिग्री केल्विन मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस तक हम ठंडा करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो जिसे हम कहते हैं केल्विन को, वहां तक अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा, सारे जो परमाणु है सब मिलके एक ही परमाणु बन जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद के जो वीडियो है इसमें दिया गया है। तो ये जो बोस आइंस्टाइन है कंडेंसेशन है, ये 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकटतम इसको अगर ठंडा किया जाए तो इस अवस्था में आ जाता है। इसे केवल हम जो अपने गवेषणा केंद्र है इसको लैब में ही कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के
इसी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने की दिया था, उनके नाम पर इस पदार्थ को नाम रखा गया है। तो इसके बाद वीडियो है, आप देख लीजिए कि कैसे ये जो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड में एक। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि ये जो लेवल है, टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है, मीन्स ठंडा किया जा रहा है, तापमात्रा कम किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले गैस से होके तरल मीन्स द्रव, उसके बाद धीरे धीरे ये जो अणु है ये पास पास आकर्षण होके ठोस में परिवर्तन होंगे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस में परिवर्तन हो गए। लेकिन इससे भी अगर कम किया जाए, मीन्स एब्सोल्यूट जीरो तक अगर लिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, वहाँ तक लिया जाए तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये अवस्था में आ गया BEC। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के हमने 5 अवस्थाएं देख लिया, लेकिन यहाँ पे हम गैस, ठोस और द्रव की बात करेंगे कि किस प्रकार से अवस्थाओं में चेंज होता है। देखो बच्चों, फ्रेंड्स, यहाँ पे ठोस से जब द्रव में होता है तब क्या तापमान की जरूरत होता है, ठीक है। अगर हम गर्म करें ठोस को तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तन होगा। तो जो तापमात्रा रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक, ठीक है। तापमान को गलना कहेंगे, लेकिन जब गलन हो जाता है तो इसे हम गलन कहेंगे। और द्रव से जब ठोस में आता है तब हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, या तो हम इसे कौन से जो संगलन हुआ है ऐसे कहेंगे, हिमांक कहेंगे। द्रव से जब ठोस में जाता है तब हम इसको हिमांक कहेंगे। वैसे ही द्रव से लेकर जब गैस में फिर से तापमान हम देंगे तो क्या होगा, द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाएगा, उसे हम क्वथनांक कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बाष्पीकरण कहेंगे। और गैस से जब द्रव में आता है उसको हम संघनन कहेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन। उसके बाद ये जो कोई कोई पदार्थ होता है, ये जो ठोस आता है 1 होता है, द्रव 2 3, हरदम क्या होता है 1 2 3 3 2 1 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 1 से डायरेक्ट 3 हो जाता है। जैसे कि कर्पूर ले लो, ठीक है, नेपथाइल की क्रिस्टल ले लो, उसको गर्म करोगे तो कठिन अवस्था में होता है, डायरेक्ट गैस में आ जाएगा। और उसको ठंडा करेंगे तो गैस से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठोस में। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठोस को गर्म करने पर द्रव, द्रव को गर्म करने पर गैस, गैस को द्रव गर्म करने के बहुत तापमान देने पर 10,000 केल्विन तापमात्रा में देने पर यह प्लाज्मा में परिवर्तन हो जाएगा। और इसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है, गैस से द्रव होगा, द्रव से ठोस होगा। जो गैस से द्रव होता है उसको संघनन कहेंगे, और द्रव को जो ठोस होगा उसे हम क्या कहेंगे, जमना। तो इसके लिए ये जो 5 के 5 स्टेट से आप देख लीजिए, ठीक है। हायर टेम्परेचर से जाएंगे, लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड न्यूट्रल जैसा है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या धीरे धीरे गैस होगा, उसके बाद कौन से लेवल पे, प्लाज्मा में आ जाएगा। और इसको हम ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ होगा, और -273.15 डिग्री सेल्सियस में ये BEC की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि जो भी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं उसके कारक कौन से, ठीक है। अब तक तो मैंने ये तापमान के बारे में आपको बताया है, इसके साथ साथ होता है दाब, ठीक है। जो अवस्थाओं में ठोस से द्रव हो, या तो द्रव से गैस हो, गैस से प्लाज्मा हो, इसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, 2 कारक की आवश्यकता है, वह है तापमान और दाब। तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, जैसे बर्फ को तापीय ऊर्जा देने पर जल में परिवर्तन होता है, जल को और गर्म करने पर क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन होता है। तो ये जो तापमान का प्रभाव होता है पदार्थ के कणों को, आकर्षण बल को कम कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप द्रव कठिन है, कठिन में क्या होता है, या तो ठोस, इसमें पदार्थों के कणों का आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको हम जब गर्म करेंगे ये टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, फूट करो, फूट डालो राज करो, सामाजिक का जो चैप्टर है इसमें से मैं थोड़ा सा बोल दिया। तो ये क्या होता है, जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो इनके जो अणुओं के आकर्षण बल होते हैं ये घट जाता है। तब क्या होंगे, थोड़ा सा घट जाए तो हमने पढ़ा था वो द्रव में परिवर्तन होते हैं। द्रव को और हम गर्म करें तो क्या होता है, फिर से उसके जो आकर्षण बल होते हैं कणों का वो घट जाएंगे,
और वे गैस में परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तापमान एक कारक है। उसके बाद आता है दाब। दाब कैसे होता है? तापमान को अगर आप किसी तरल वस्तु को और दाब देते हैं और चाप देते हैं और प्रेशर करते हैं तो कठिन में परिवर्तन हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, जैसे अगर गैस के सिलेंडर जो होते हैं एलपीजी गैस, उसमें क्या होता है, या तो सीएनजी गैस की आप बात कर ले, इसमें गैस को कंप्रेस करके, कंप्रेस मींस इसको दबा के, ठीक है, एक छोटी सी बाटला में इसको रखने की प्रयास किया था, तो क्या होता है, अंदर जाके जब कंप्रेस किया जाता है, जब दाब दिया जाता है, तब वह तरल अवस्था में अर्थात लिक्विड अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सीएनजी और एलपीजी। कोई आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, ये एलपीजी में गैस होता है, क्या होता है ना? जैसे जैसे पहले क्या होता है इसमें, क्योंकि कंप्रेस होता है, पूरा टाइटली भरा होता है, गैस होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। धीरे धीरे जैसे वो घटते जाता है, जैसे चाप घटता है, तब धीरे धीरे उसमें क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है। तो ये आपकी जो एक क्वेश्चन होगी दिमाग में कि ये जो सिलेंडर की बाटलियां होती है उसमें गैस होता है कि तरल होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब कंप्रेस होके पूरा फुल हो तो तरल अवस्था में होता है, धीरे धीरे जैसे चाप दाब घटते जाए तब वैसे वैसे इस गैस में परिवर्तन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, गलना क्या होता है। जैसे कि द्रव में से अगर ठोस में से द्रव में परिवर्तन होने के लिए जो तापमात्रा पर एक ठोस वस्तु जैसे कि बर्फ जो होता है वह द्रव में परिवर्तन, जल में परिवर्तन होता है, उस तापमात्रा को, ठीक है, उस तापमात्रा को, खाली परिवर्तन होने की प्रक्रिया को गलन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, खाली जो परिवर्तन होता है उसे हम गलन कहेंगे, लेकिन जो तापमात्रा है उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होना, यहाँ पे भी आपको दिया गया है, द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। द्रव का प्रभाव, ये पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं, उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलाव, लोहा आदि। हिमांक क्या होता है, लिक्विड से मीन्स द्रव से अगर आपको ठोस में परिवर्तन करना है तो जो तापमान होता है उसको कम करना पड़ेगा। तापमान कम करना मीन्स ठंडी करना, ठीक है। तो इससे जो तापमान चाहिए एक द्रव को ठोस में परिवर्तन करने के लिए, उस तापमान को, ध्यान दीजिए आप, ये तापमान को, खाली जो ये होता है इसको हम क्या कहेंगे, जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संगलन, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंदी में दिया गया है संगलन, लेकिन जो तापमान आवश्यक है उस तापमान को हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे या तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वथनांक। क्वथनांक में भी वही है, जिस तापमान पर द्रव क्या होता है, गैस में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जो तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तन होता है। वैसे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है वो वाष्पीकरण है, ठीक है, वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण, लेकिन जो तापमान रिक्वायर्ड है, जो तापमान आवश्यक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक, ठीक है। उसके बाद आता है संघनन बिंदु। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। एक ऐसी चाप संघनन बिंदु क्या होता है, ठीक है, जिस पर से क्या होगा, गैस जो होता है वह द्रव में परिवर्तन होता है। जैसे द्रव से ठोस में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट या तो हिमांक कहेंगे। वैसे ही संघनन बिंदु क्या होता है, गैस से किस में परिवर्तन हो, द्रव में, तो उस बिंदु को, जो तापमान आवश्यक है, उसे हम क्या कहेंगे, संघनन बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम अभी देखेंगे कि आयनीकरण क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है, ठीक है। आयनीकरण, जब गैस को जिस तापमात्रा पर गर्म करने पर वह प्लाज्मा की अवस्था में पहुंचता है उसे आयनीकरण कहेंगे, और प्लाज्मा की अवस्था से कितने डिग्री सेल्सियस उसको तापमान देने पर, ठंडा करने पर वो पुनः गैस में परिवर्तन होगा, उसे हम निक्षेपण कहेंगे। इससे पहले ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण है। ऊर्ध्वपातन क्या है, एक भौतिक अवस्था जिसमें क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट, ये जो निक्षेपण है ये ऊर्ध्वपातन से संबंधित है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता हो। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये ऊर्ध्वपातन की है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। और ये जो आयनीकरण है इसका होता है निरायनीकरण, यहाँ पे मैंने निक्षेपण बोल दिया था, सॉरी। तो ये जो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डायरेक्ट 1 से 3 हो जाता है। आपको पता है 1 to 3 होना चाहिए, मीन्स पहले ठोस, द्रव, गैस होना चाहिए। उसके बाद अगर ठंडी होते जाता है, तापमान में घटता है तो गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। लेकिन ये जो होता है कुछ हटके होता है, कुछ अलग होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से क्या होगा, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और गैस से डायरेक्ट क्या होगा, द्रव में ठोस में परिवर्तन होगा। तो ये जो ठोस से 1 से 3, ठोस से गैस,
ये जो होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे, जिससे फॉर एग्जांपल कर्पूर आप ले लो, ठीक है, नेप्थाइल के जो क्रिस्टल होते हैं उसको ले लो, आप अगर गर्म करोगे तो क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और ठंडा होते ही वो क्या होगा, गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन होगा। तो वो जो तापमात्रा पर जो प्रोसेस है उसका, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कठिन से गैस बनने को ऊर्ध्वपातन, और गैस से उसको फिर से कठिन अवस्था में आने के लिए हम क्या कहेंगे, निक्षेपण। ठीक है, तो आपको कठिन से लेकर गैस और गैस से जो कठिन है ये समझ में आ गया होगा। और ये जो चारों पॉइंट्स आपको गलनांक, उसके बाद हिमांक, क्वथनांक और संघनन बिंदु, ये आपको समझ में होप आ गया होगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के बाद अब हम चलते हैं आयनीकरण, और जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, निरायनीकरण। ठीक है, ये आयनीकरण पे हम चलते हैं। आयनीकरण क्या होता है, जब किसी चीज को आप बहुत बेहद गर्म करते हो, ठीक है, 10,000, तो उसमें केल्विन जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा की अवस्था में जाने के लिए, तो हम जब इसे बहुत गर्म करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो अपने पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास से घूमते रहता है वो क्या बिखर जाते हैं। ठीक है, बिखर के क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे पॉजिटिव के आसपास घूमते रहते हैं, पूरे अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, मीन्स जैसे कि मेले जैसे हो जाता है। ठीक है, अपने कोई दायरा नहीं रहता, आराम से मिलते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से बहुत ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ साथ ये क्या प्लाज्मा की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही गर्म ये होता है। ऋणायन को हम कैसन कहते हैं और केटन कहते हैं, और धनायन को हम एनएन कहते हैं। ये क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, बहुत ऊर्जा जो निकलता है और उससे ये प्लाज्मा की अवस्था में चले जाता है। वाष्पीकरण, वाष्पीभवन और वाष्पीमोचन। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था कि जब जल या तो द्रव गैस में परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन ये वाष्पीकरण के साथ साथ और भी 2 पॉइंट्स है जो कि आपको समझना आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है। वाष्पीकरण को वाष्पीभवन कहते थे, वाष्पीभवन को वाष्पीमोचन कहते थे। तो ये वाष्पीकरण, वाष्पीभवन और वाष्पीमोचन जो है छोटे छोटे ये जो वाष्पीकरण होता है, तापमान बढ़ने पर जल जो वाष्प में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसी को हम गर्म करने पर या तो तापमान में परिवर्तन करने पर जब वो गर्म होकर जल गैस में परिवर्तन होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। और वाष्पीभवन क्या होता है, पानी अपने आप ऊपर जाना, जैसे कि कपड़ा सूख जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी अपने आप, अगर आप के बर्तन में कुछ पानी रख दे, 1-2 दिन के बाद देखेंगे उसकी मात्रा कम हो जाएंगे, तब इस स्थिति में क्या होता है, पानी अपने आप ऊपर चले जाता है, इससे वाष्पीभवन कहेंगे। और वाष्पीमोचन किसे कहेंगे, जब पेड़ उस स्वेदन प्रक्रिया में खाना जब बनाता है तब क्या करता है ना, अपने पत्तों से, ठीक है, हम जैसे निश्वास में हम कौन से गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ये क्या करता है, उद्सुदन प्रक्रिया में क्या करता है, वायुमंडल को पानी छोड़ता है। ठीक है, तो उस प्रकार से जब पानी छोड़ता है, कैसे, जलीय वाष्प के हिसाब से, तो जब वो पेड़ छोड़ता है तो उसे हम वाष्पीमोचन कहेंगे। ठीक है, खुद गर्म करके छोड़ने को वाष्पीकरण कहेंगे, और अपने आप अगर जल ऊपर जाता है गैसीय अवस्था होकर तो उसको वाष्पीभवन, और वाष्पीमोचन कब कहेंगे, जब पेड़ छोड़ता है ऊपर। ठीक है, जलीय वाष्प पेड़ छोड़ता है या तो ट्री छोड़ते हैं तो उसे वाष्पीमोचन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि पदार्थ के जो अवस्थाएं होते हैं उनमें कौन से ऐसे गुण होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी, जब हम पढ़े कि इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ गुण है, जैसे कि रिजिडिटी होता है। रिजिडिटी मीन्स अपना स्वयं का अवस्था बनाए रखने को रिजिडिटी कहते हैं। तो ये जो रिजिडिटी होता है सबका अलग अलग होता है, जैसे कठिन अवस्था में, ठोस अवस्था में रिजिडिटी उसकी फुल होता है। ठीक है, उसके बाद तरल अवस्था में या तो द्रव अवस्था में रिजिडिटी उससे कम होता है, और गैस अवस्था में और रिजिडिटी कम होता है। ठीक है, रिजिडिटी मीन्स अपने स्वयं का अवस्था बनाए रखने की गुण को क्या कहते हैं, रिजिडिटी। संपीड्यता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव बल के कारण कण समीप आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं ना, कंप्रेस दबा के। ठीक है, पदार्थों का जैसे ठोस, कंप्रेसिबिलिटी मींस दबाने से क्या वो दबता है, तो उससे उस गुण को क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। या तो संपीड्यता,
जैसे ठोस पदार्थ हो उसको आप दबाओगे तो नहीं दबेगा, क्योंकि जो कण होते हैं पहले से ही अपने रिजिड होते हैं, ठीक है, दृढ़ होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था से तुलना में तरल अवस्था या तो द्रव अवस्था में इसकी संपीड्यता थोड़ी सी ज्यादा होता है। आप अगर दबाओगे तो दब जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है गैस, वो तो बहुत संपीड्यता है उसकी क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है तरलता, मीन्स बहाव। बहाव में कैसे होता है, पदार्थ के बहनी प्रवृत्ति तरलता कहलाते हैं। द्रव तथा गैस बहती है लेकिन ठोस बहती नहीं है, क्योंकि ठोस क्या होता है, रिजिड होता है, ये जो उसकी संपीड्यता बहुत कम होता है। तरलता, ये जो गुण है ये द्रव और गैस में पाए जाते हैं, ठीक है, बह जाता है। आप अगर पानी को छोड़ दे या तो गैस में अगर ग्लास में अगर थोड़ी सी ये होल हो जाए तो सारे पानी बह जाएंगे कि नहीं। पानी अगर आप फर्श में डाल दे तो बह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो होता है तरलता की गुण होता है। बर्तन में गैस का भरना, ठीक है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं से तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। इसके कारण अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। तो ये जो होता है कंप्रेस कर पाना कि आप इसको किसी बर्तन में भर सकते हो कि नहीं। ठोस को अगर कोई बड़ा बर्तन हो तो भी भर सकते हैं, गैस को किसी में भी भर सकते हैं और लिक्विड को भी भर सकते हैं। उसके बाद आता है आकार, आकृति। जैसे मैंने बताया था, आकार मीन्स शेप होता है, साइज मीन्स शेप मीन्स आकृति होता है, साइज मीन्स आकार होता है। तो यहाँ पे शेप जो होता है कठिन या तो ठोस जो वस्तुएं होते हैं अपना आकार, आकृति, आयतन और जो मास होता है, घनत्व, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन द्रव में आकार, आकृति में परिवर्तन होता है, आयतन और जो इसके मास होते हैं इसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और सारे चीजों जो कण होते हैं कोई भी पदार्थ हो उसमें जो काइनेटिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, उसके कण क्या होता है, गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है, ठीक है, तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होते हैं। यहाँ पे घनत्व कैसे होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, उसकी घनत्व कैसे पता चलता है, द्रव्यमान क्या है और कितना जगह वो लेता है, उससे उसकी जो प्रोपोर्शनेट है, उसकी जो अनुपात है, उससे हम घनत्व कहेंगे। तो ठीक है, ये है हमारी लास्ट पॉइंट। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों को हम कैसे बाइफरकेट कहेंगे, कैसे इसके अंतर कहेंगे, पार्थक्य कैसे दर्शाएंगे। तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया। आकार, ठोस, आकार, ठोस में क्या होता है, इनका आकार निश्चित एवं सीमाएं स्पष्ट होती है। कोई निश्चित आकार नहीं होता द्रव में, या तो आकृति नहीं होता। गैस में कोई निश्चित आकार भी नहीं, आकृति भी नहीं। आयतन क्या होता है, ठोस में निश्चित आयतन होते हैं, द्रव में भी निश्चित आयतन होते हैं, मीन्स क्षेत्रफल, ठीक है, कितना जगह घिरता है इसमें होता है, लेकिन गैस में नहीं होता। दृढ़ता, दृढ़ता या तो रिजिडिटी, ये जो ठोस की है रिजिडिटी होता है, द्रव की रिजिडिटी नहीं होता, मीन्स जो अपनी खुद की अवस्था बनाए रखने की क्षमता इसमें नहीं होता। कोई भी पात्र में आप डालो वही पात्र की साइज ले लेगा, शेप ले लेगा ये। उसके बाद होता है गैस, गैस की भी रिजिडिटी या तो दृढ़ता नहीं होता। कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होते हैं। द्रव में कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है तुलनात्मक ठोस की तुलना में कम होते हैं, और जो गैस में होते हैं उसमें आकर्षण बल नगण्य होते हैं, बहुत फैल जाते हैं। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी असंपीड़ित है, ठीक है, ठोस हो तो उसे हम दबा नहीं सकते, ठीक है, उसको दबा के उसकी शेप या साइज में परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो द्रव होता है वो संपीड़न होते हैं, और गैस जो होता है अधिक संपीड़न होते हैं। कणों के बीच का आकर्षण बल, जैसे मैंने बताया, आकर्षण बल अधिक होते हैं ठोस में, द्रव में अपेक्षाकृत कम होते हैं, गैस में उससे भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों और फ्रेंड्स हमने क्या किया, पूरे जो वर्गीकरण भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण को हमने पूरा देख लिया है। और होप, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको